हेलो बच्चों, कैसे हो? डेली की वही कहानी, कैसे हो लेकिन होते अपने खराब है। चलिए, कल मतलब इसके पहले वाले वीडियो में अपन ने देखा था अबाउट हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, मतलब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की जो कहानियाँ है वो देखी थी। फिर देखा था उसमें कई सारी क्या मिलती है, उत्सर्जन में और अवशोषण में श्रेणियाँ मिलती हैं। तो जो बोर की जो पूरी कहानी थी उसमें 3 आपके पास में अवधारणाएँ थी और 4 आपके पास में क्या थे, डेरिवेशंस थे। आया कुछ याद? चलो अच्छी बात है, आया तो। पहला था, याद करिए, त्रिज्या का। उसके बाद में क्या था अपने पास, वेग। उसी के ऊपर अपन ने क्या निकाला था, एक आवर्तकाल या आवृत्ति। सही है, क्वेश्चन क्या था एक। उसके बाद में देखा होगा क्या निकाली आपने, इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा। और लास्ट में क्या निकाला कल, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। सही है। अब अपने पास जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का वो है बोर सिद्धांत की कमियां। क्या क्या कमियां हैं? कमियां बहुत सारी हैं, अपने को सारी डिस्कस नहीं करनी है। जो मेन 4-5 है वो अपने को क्या करनी है, यहाँ पर देखनी है बस। इसमें चैप्टर पूरा हो जाता है, ये सबसे अच्छी बात है। छोटा सा चैप्टर है, ओनली एंड ओनली जस्ट 3 मार्क्स का है। कितनी अच्छी बात है। और लगभग आपके पास में जो 2 क्वेश्चन है वो ऑब्जेक्टिव में वहाँ पे आया था कम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर। तो कितना अच्छा काम है। सही है। चलिए देखते हैं। पहली कमी के अंदर लिखो अपनी कॉपी के अंदर आराम से। तो फर्स्ट नंबर जो इसकी कमी है वो अपन देखते हैं यहाँ पर। ऑब्जेक्टिव में कमी कोई मतलब नहीं निकलती क्योंकि कोई सवाल तो बनता नहीं, थ्योरेटिकल के हिसाब से है। केवल बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है बोर्ड सिद्धांत की कोई 2 कमियां लिखी है, ओनली इन जस्ट 1 मार्क्स के अंदर बस। तो पहली जो मेन कमी है इसकी, पहली जो मेन कमी है उसके ऊपर आते हैं अपन यहाँ पर। बहुत पावरफुल कमी है भैया। किसके ऊपर लागू होता है ये लिखना है कॉपी के अंदर। यह सिद्धांत केवल और केवल हाइड्रोजन या हाइड्रोजन जैसे आयनों पर लागू होता है। आई बात समझ में? क्या बोला है? यह सिद्धांत केवल हाइड्रोजन या हाइड्रोजन जैसे आयनों पर लागू होता है। फॉर एग्जांपल, ये हाइड्रोजन हो गया, ये हीलियम प्लस हो गया और ये लिथियम प्लस प्लस यहाँ पर हो गया। सही बात है। एक हाइड्रोजन, एक हीलियम और ये लिथियम प्लस प्लस। इसमें भी देखें तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी देखें तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी देखें तो यहाँ भी कितने हैं, एक ही इलेक्ट्रॉन है। सही है। तीनों में ही एक एक इलेक्ट्रॉन है। जैसे 3 होते हैं, 2 निकाल दिए ना, प्लस प्लस बना हुआ है ऊपर। तो इन्हीं पे लागू होगा, या ऐसे कोई और भी परमाणु हो या आयन हो उन पे लागू होगा। क्यों होगा? तो देखो जाए। आपने बोर की पहली अवधारणा पढ़ी है तो क्या बोला है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमता है। किसके अंदर? एक वृत्ताकार पथ में। और उस समय पर उसके ऊपर क्या काम करता है, एक आकर्षण बल काम करता है। याद करो कहानियों में तो एक ही बल होता है केवल। तो इसी वजह से क्या मिलता है आपको, वही mv² डिवीजन में कितना होता है, r, मायावती का स्क्वायर। जब ये घूमता है इसके चारों ओर तो एक ही फोर्स है, कोई परेशानी नहीं आती। इसी की वजह से mv² डिवाइड बाई r मिल जाता है, काम खत्म हो गया। लेकिन अगर इसी जगह पे अपने पास में कितने होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, तो क्या गड़बड़ हो जाती भैया। इधर भी क्या काम करता, एक आकर्षण बल। फिर दूसरी गड़बड़ क्या हो जाती, इन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में क्या काम करता, प्रतिकर्षण बल, क्योंकि समान समान है। तो उन सब बलों को फिर बैलेंस करके जो mv² डिवाइड बाई r फोर्स, उसको अपन आसानी से नहीं लिख पाते। ये सबसे बड़ी गड़बड़ है। इसलिए उन भाई साहब ने क्या करा, किसने, कौन से भाई साहब ने, बोहर भाई साहब ने, कि सबको हटाओ यहाँ से, एक इलेक्ट्रॉन छोड़ो। तो खुद देखो, एक माँ है बेचारी, अगर उसका एक ही बच्चा है तो सारा फोकस कहाँ पे रहेगा, उसी के ऊपर। लेकिन अगर उसी माँ के 4-5 बच्चे हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो इसको संभालेंगे, इसको संभालेंगे, सबके लिए फोर्स अलग अलग हो गया, बल अलग अलग हो गया। तो फिर उनको बैलेंस करना भारी काम पड़ जाता है। तो उन सबसे बचने के लिए इसने क्या कर दिया कि हम एक इलेक्ट्रॉन रखेंगे, उसी अपना फॉर्मूला या जो भी थ्योरी है उसको अप्लाई करेंगे। तो पहली चीज कॉपी में लिखे अपने और याद करिए इसको। कौन सी चीज? ये सिद्धांत केवल एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणुओं पर या आयनों पर ही लागू होता है। सही है। ये इसकी फर्स्ट नंबर हो गई। सेकंड नंबर कमी पे आते हैं। सेकंड नंबर में ये आपने mvr इक्वल टू ये NH अपॉन, और ये कितना हो गया, 2 पाई। सही है। चलो
लिखी थी बोर की अवधारणा अपन ने। कोणीय संवेग एक न्यूनतम मान h/2 पाई का कितना गुना होता है, n गुना होता है, n गुना होता है। ये लिखा है अपन ने कहीं पर बोर की दूसरी अवधारणा के अंदर। और ये भी बताया था कि ये क्वांटीकरण के सिद्धांत पर आधारित है। क्वांटीकरण का मतलब था गुना करना, h/2 पाई जो न्यूनतम मान था उसका गुना। तो जब आगे रिसर्च हुई और जब इनसे पूछा गया, बहुत भाई साहब बताइए कि आपने इस कोणीय संवेग को कैसे क्वांटीकरण किया, कैसे गुना किया, तो ये आप कहाँ से लाए? कि भाई रात से हम सपने में आए और आशीर्वाद दे गए आपको, तो अलग बात है, तो ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है। तो फिर कहाँ से आया ये, क्यों आया? इसके पीछे डाउट कि आपने दोनों को इक्वेट करके इसको n टाइम्स करा, तो क्यों करा? सही बात है। और ये वैल्यूज़ कहाँ से आई, इक्वेट कैसे किया, सारी कहानियाँ। तो इसमें फंस गए बेचारे। सब इसमें क्या गलत बात है, ये इसके बराबर है, इसमें गलती क्या है? गलती ढूंढते हैं हम। पहले इसको लिखना कॉपी के अंदर, यह कोणीय संवेग के क्वांटीकरण के सिद्धांत को नहीं समझा पाया। ये तो आपकी थ्योरी होगी लिखने के हिसाब से कॉपी में, अब लिखिए उसके अंदर। अब इस पर समझते हैं कि साहब ये गलत क्यों है। सही है, चलो देखते हैं। देखो पहली बात जो काम की है, MVR ये होता है कोणीय संवेग। सर ये भी तो कोणीय संवेग बिल्कुल है। अब आपकी जो फिजिक्स है, कुछ कहानियाँ सुनते हैं थोड़ी सी। आपकी जो फिजिक्स होती है, फिजिक्स आपकी भी नहीं है, मेरी भी नहीं है, यूनिवर्स की हो तो है। तो फिजिक्स बेसिकली कई सारे पार्ट में आपकी बटी हुई है। एक होती है आपकी मैकेनिक्स वाला पार्ट, आपने पढ़ा है कई बार कि ये मैकेनिक्स वाला पार्ट होता है। अभी मैकेनिक्स वाला पार्ट कौन सा होता है? वही बहुसागर जी वाला। आपने देखा होगा एक ट्रेन चली, गेंद ऊपर फेंकी, नीचे आ गई, इधर चली गई, जहाँ वेग बल वाली सारी कहानियाँ आती हैं। सही है, मैंने पढ़ाई थी सरल आवर्त गति वाली कहानियाँ, जैसे आपको याद हो थोड़ी सी। जहाँ पे भी आपकी गति वाली बातें आती है, न्यूटन की गति के नियम काम करते हैं, वो सब क्या होती है? मैकेनिक्स वाला पार्ट है। सही है या नहीं है? अब जो मैकेनिक्स में अपन पढ़ते हैं वो सब चीज़ें आप प्रकृति में अपने चारों ओर होती हुई देखते हैं, मतलब उनको अपन ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसे आपने सवाल किए होंगे, एक गेंद को ऊपर फेंका, अच्छी बात है फेंका, तो गेंद तो वापस आगे नीचे आएगी, लेकिन दिखती ना आपको जाती हुई और आती हुई। मैकेनिक्स में ये सरल आवर्त गति पड़ी होगी, तुम्हारा देखा होगा पेंडुलम मोशन, स्प्रिंग की गति, तो सब चीज़ें जो तुमने देखी हैं वो सब आपको होती हुई अपनी नेचर में आसपास दिखती हैं, मतलब मौजूद हैं, लागू होते हैं उनके ऊपर रूल्स आपके सारे सारे। ये सबसे अच्छी खास बात है। दूसरी होती है अपने पास में मॉडर्न फिजिक्स। दूसरी कौन सी होती है? मॉडर्न फिजिक्स, आधुनिक भौतिकी, जिसमें अपन किसके बारे में पढ़ते हैं? इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, इनकी क्या क्या चीज़ें होती है, इलेक्ट्रॉन्स हो गए, प्रोटॉन हो गए, परमाणु, इनके बारे में पढ़ा जाता है। और इसकी सबसे अच्छी और ख़ास बात यह है इसकी मॉडर्न फिजिक्स की, कि ये आपको कहीं भी होती हुई दिखाई नहीं देती है। आप में से आज तक किसी ने इलेक्ट्रॉन देखा नहीं है। हाँ, फील कर सकते हैं, बिल्कुल फील करा सकते हैं अपन, कभी मौका मिलेगा तो फील तो कर सकते हैं। देखा नहीं है ना परमाणु आपने कभी देखा है, सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई। तो दिक्कत ये है कि मॉडर्न फिजिक्स में जो भी बातें होती हैं, जो भी थ्योरीज लिखी होती हैं, वो आपके मैथ्स में टॉपिक आता है प्रायिकता, मतलब अनुमान। तो अनुमान के ऊपर आधारित है। ऐसा वास्तव में है या नहीं है, इस बारे में कोई अपने पास में प्रमाण नहीं है। मतलब कहने का ये है कि संभावनाओं के पर आधारित है। ऐसा हो भी सकता है, ऐसा नहीं भी हो सकता है। जबकि मैकेनिक्स के अंदर आपको जो चीज़ पढ़ते हो, सब चीज़ें आपको होती हुई बाहर दिखती हैं, वास्तविक होती हैं वो, उस पर कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है, संभावना नहीं है। यहाँ पर हर चीज़ संभावना पे होती है। आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में कई बार, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत पढ़ा है शायद मेरे हिसाब से। तो उसने पहले बोल दिया अनिश्चितता, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये सारी जो कहानियाँ हैं वो सब किसके ऊपर? संभावनाओं के ऊपर है। और जितने भी फॉर्मूले जहाँ पे ये एच आता है, प्लांक नियतांक, वो सब किसके ऊपर होती है? संभावनाओं पे है। तो ये पूरी जो फिजिक्स होती है मॉडर्न फिजिक्स, ये केवल अनुमान के ऊपर चलती है। जो एक्सपेरिमेंट किए, ऐसा मिला ठीक, नहीं मिला ठीक, तो ये पूरी संभावनाओं के ऊपर आधारित है। और ये वास्तविक चीज़ें, मतलब ये तो इंसानों वाली चीज़ें हो गई जो दिखती हैं, और ये भूतों वाली चीज़ें होगी जिनके बारे में केवल अनुमान है। लेकिन भाई साहब ने क्या कर दिया कि जो इंसानों के नियम होते हैं वो किसके ऊपर लागू कर दिए? भूतों के ऊपर, दोनों को बराबर कर दिया, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं हुई। यानी कि मॉडर्न फिजिक्स की जो कहानियाँ थी, जो संभावनाओं पर आधारित होती है, उनको
एंगुलर मोमेंट जो कोणीय संवेग ये है, इन दोनों को इक्वेट कर दिया, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। यानी इंसानों के नियम भूतों के नियम बराबर कर दिए कि इन जो लग रहे हैं इंसानों पे वो भूतों पे भी लगते हैं। इंसान डराते कहाँ हैं, भूत कितना डराते हैं पिक्चरों में, लगा दिए, क्या करें। तो बाद में फिर ये कहानी भी इनकी गलत हो गई, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखोगे वहाँ पर अपनी कॉपी के अंदर कि ये कोणीय संवेग के क्वांटीकरण के सिद्धांत को नहीं समझा पाया। ये आपका दूसरा पॉइंट हो गया, इसकी कमी के अंदर, याद रहेगा। चलिए, ये दूसरी कहानी थी। शॉर्ट फॉर्म में तो एक लाइन याद रखनी है, कोणीय संवेग के क्वांटीकरण के सिद्धांत को नहीं समझा पाया, नहीं समझा पाया। सही है, चलिए, बहुत अच्छी बात है, ऐसे बुरी बात क्या होगी। अब आते हैं तीसरे पॉइंट के ऊपर। तीसरा पॉइंट भी थोड़ा सा अजीब है। दो साइंटिस्ट थे जिनका नाम भी बड़ा हाई था, जी मॉन। जी में जाते हैं ना अपन, जी मॉन, और एक और था अपने पास में स्ट्रोक, जीमॉन और स्ट्रोक, दो साइंटिस्ट थे। जीमॉन और स्ट्रोक के प्रभाव को भी ये नहीं समझा पाया। तो कॉपी में आप लिखो आराम से, थर्ड नंबर पॉइंट पर, जीमॉन। तो नाम कुछ अच्छे नहीं रखते थे, रख तो सकते थे, लेकिन सब अंग्रेजों के नाम है भैया, क्या करें। तो तीसरा जो पॉइंट है वो अपने पास में कमी का, जीमॉन और स्ट्रोक के प्रभाव को नहीं समझा पाया। सही है, लिख लोगे, ठीक है। अब ये बला क्या चीज़ है भाई, जीमॉन और स्ट्रोक का प्रभाव कौन सी बला है, कोई ना कोई तो बला होगी, तो कौन सी बला है, चलो देखते हैं। अपन ने कल देखा कि ऊपर से जब इलेक्ट्रॉन नीचे आता है तो ऊर्जा का क्या होता है, उत्सर्जन किसके रूप में होता है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में। याद है, नहीं है, याद होगा शायद, भूल गए होंगे, संभावना नहीं है, चलो कोई बात नहीं, भूल गए तो पढ़ो। जब भी कोई इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आएगा, ऊपर से नीचे आएगा, तो क्या करता है, विद्युत चुंबकीय तरंगों का उत्सर्जन करता है। ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, तो यार दुनिया में कोई भी आदमी चलेगा तो क्या करेगा, ऊर्जा का उत्सर्जन। वैसे इलेक्ट्रॉन चलेगा तो वो भी क्या करेगा, ऊर्जा का उत्सर्जन, गुण है उसका, वो तो क्या करें उसका। तो अब क्या होता है, देखना, जैसे आपने कई बार अपनी मोबाइल की जो स्क्रीन होती है उसको आपने दबाया होगा, तो रंग फैल जाते हैं उसके अंदर, देखा होगा कई बार, नहीं देखा, आज दबा के देखो, तोड़ मत देना। या जो आपकी कैलकुलेटर होता है उसके स्क्रीन को आपने कभी पुश किया हो, दबाया हो, तो कुछ फैला सा आता है वहाँ पे कलर्स के अंदर। सेम ऐसे ही अगर एक काम करो, ये नहीं कर सकते, तो आपकी जो टीवी की स्क्रीन होती है, उस टीवी की स्क्रीन के पास में एक चुंबक लेके जाओ और रख दो उसको, तो वहाँ पे जो कलर्स होंगे वो फैल जाएंगे टेढ़े मेढ़े से, स्प्रेड होंगे वहाँ पर। कभी करके देखना, टीवी की स्क्रीन के पास में एक चुंबक को रख के देखो, फिर वहाँ पर देखना क्या होता है, कलर्स फैल जाते हैं अलग ही तरीके से, वहाँ पर रख के देखना, ज़्यादा देर तक मत रखना नुकसान हो जाएगा नहीं तो, ठीक है। जब वहाँ देखोगे तो वही सेम कहानी यहाँ पे होती है। कारण क्या है कि जब आपको जो स्पेक्ट्रमी लाइंस मिलती हैं, कल जो डायग्राम बनाया था, उनको जब विद्युत क्षेत्र में और चुंबकीय क्षेत्र में रखा तो वो क्या हो गई, फैल गई, जो बता रहा हूँ वहाँ पर। तो जो फैलाव था, इससे पूछा कि फैल कैसे रही है, तो इनके पास में इसका कोई आंसर नहीं था कि क्यों फैली है। उसी प्रभाव को यहाँ पे क्या कहते हैं, जीमॉन और स्ट्रोक की वो डिस्कवरी किसने करी थी, इन दोनों भाई साहब ने करी थी, इसलिए नाम के लिए दिया जीमॉन और स्ट्रोक इफेक्ट। कभी मोबाइल की स्क्रीन, एक कैलकुलेटर की स्क्रीन को या टीवी के पास चुंबक ले जाके रखो, नहीं तो ट्यूबलाइट के पास ही आप एक चुंबक रखो, आपको दिख जाएगा वहाँ पे कलर का फैलाव। सही है, ये तीसरी कमी होगी, लिख सकते हो एक लाइन के अंदर, या तो ये लिखो, जीमॉन व स्ट्रोक के प्रभाव को नहीं समझा पाया, या ये लिखिए कौन सा, कि विद्युत क्षेत्र में और चुंबकीय क्षेत्र में स्पेक्ट्रमी रेखाओं के फैलाव को नहीं समझा पाया। जो भी आपको अच्छा लगे आप लिख सकते हो थर्ड नंबर पॉइंट के अंदर। सही है, थर्ड नंबर पॉइंट के अंदर। अब आते हैं फोर्थ नंबर पॉइंट पे, जो इसकी कमी है। देखो, बोहर ने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर किसमें घूमता है, ये अपन जानते ही हैं, ये अपना क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन, और बीच में क्या होता है अपना नाभिक। क्या कहा है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमता है, घुमाओ बेचारे को, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमता है, घूमता है, घूमता है, घूमता है।
और कहीं पे भी ये शब्द नहीं बोला उसने, कौन सा, कि आपके पास में नाभिक भी घूमता है। उस जमाने उसने केवल ये कहा इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमता है बस। लेकिन आज की डेट में जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन तो घूमता ही घूमता है, ये जो नाभिक है ये भी अपनी अक्ष पर बने हुए, मतलब यूं जहाँ पर है ये उसी जगह पे क्या करता रहता है, घूमता रहता है, अपनी जगह बने हुए घूमता है, केवल अपनी जगह बने हुए घूमता है। मतलब इलेक्ट्रॉन भी गतिशील है और नाभिक भी गतिशील है, लेकिन दोनों गति में अंतर है। इलेक्ट्रॉन तो नाभिक के चारों घूमता है, नाभिक किसी के चारों नहीं घूम रहा, अपनी ही अक्ष पे बने हुए घूम रहा है, जैसे पंखा घूमता है वैसे बीच वाला। सही है, तो दोनों ही गतिशील होते हैं। और जब ये चीज मालूम पड़ी तो इन्होंने अपनी पूरी थ्योरी को फिर बाद में क्या कर दिया, चेंज कर दिया। क्योंकि फिर जो दोनों मोशन में आ गए तो फिर सेंटर ऑफ मास वाली जो कहानियां होती है, द्रव्यमान केंद्र वाली जो कहानियां होती है, ये लागू हो जाती हैं। ये सबसे बड़ी खास बात है इसके अंदर जो चौथी कमी है वो आपको लिखनी है कॉपी के अंदर, कि इसके अनुसार नाभिक स्थिर अवस्था में रहता है, लेकिन नाभिक भी अपनी अक्ष पर चारों तरफ क्या, अपनी अक्ष पर घूर्णन गति करता है। ये इसकी क्या हो गई, चौथी कमी। दोबारा बोलता हूँ वापस, इसके अनुसार नाभिक स्थिर अवस्था में रहता है, लेकिन वास्तव में नाभिक भी अपने ही स्थान पर बने हुए घूर्णन गति करता है। सही है, कि अपने पास में क्या हो गई, इसकी चौथी कमी हो गई। ये इसकी चार कमियां हैं, सिंपल सी चार कमियां हैं। पहली याद हो जानी चाहिए, कौन सी है, एक इलेक्ट्रॉन वाली, दूसरी कोणीय संवेग वाली, तीसरी जीमोन और स्ट्रोक प्रभाव, और चौथा नाभिक के घूमने वाली। ये चार कमियां हैं, या होने और भी हैं, बहुत चार ही। सही है, याद हो जानी चाहिए अपने पास। अब आपका होमवर्क है छोटा सा, शीट डाल दी है आज, तो शीट करनी है अपन को। वो कहाँ से करनी है, क्वेश्चन नंबर 6 से करनी है, क्योंकि जो उसके पहले है वो तो अब आजकल है ही नहीं, मतलब वो चीज़ें अब हटा दी, पहले हुआ करती थी जब मेरी साइड चलती थी जब। तो क्वेश्चन नंबर 5 से आपको करनी है, कल लगभग आधी से ज़्यादा शीट में करा दूंगा, मतलब ऑनलाइन करा लेंगे अपन। और कुछ भी नहीं है, 4-5 फॉर्मूले हैं जो आपको याद होने चाहिए। फर्स्ट नंबर, एक तो ये आर एन, कौन सा, 0.52 एन स्क्वायर अपॉन जेड, किसके अंदर, एमस्ट्रॉन। दूसरा स्पीड कितनी होती है, 2.16 10⁻⁶, मल्टीप्लाई में ये जेड अपॉन एन मीटर पर सेकेंड। तीसरा आपके पास क्या होता है, एनर्जी का फॉर्मूला होता है, कितना होता है, माइनस में 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, किसके अंदर, इलेक्ट्रॉन में। और एक आता है स्पेक्ट्रम के अंदर 1 अपॉन लेमडा आर n1 स्क्वायर और ये n2 स्क्वायर, और मल्टीप्लाई में जेड स्क्वायर। घुमा फिरा के जितने भी क्वेश्चन होंगे इन चारों पे ही होंगे, 1 2 3, और ये कितना हो गया, फोर्थ नंबर। इन्हीं चारों पे घुमा फिरा के क्वेश्चन होंगे, कंसेप्चुअल पे घुमा फिरा के कहीं ना कहीं तो लाके इन्हीं पे आएगा। सही है, तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है वहाँ से आप क्वेश्चन करिए, कल अपन करेंगे शीट। सही है, तो तब तक के लिए बाय बाय, मिलेंगे कल शीट में सारा एक साथ ही अपन। आज